अच्छे सर। ओके, अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Abhishek Kumar sir. My father name is Sri Suren Kumar sir. My mother name is Anita Devi. I am from Aradia, Bihar. I am graduate in account honors with first division. My hobby is watching movie and listening song. ओके, आपने ग्रेजुएशन किस ईयर कंप्लीट किया था? 2016. ओके, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपने क्या किया? So ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लगभग 2016 लास्ट में मैंने माइंड सेटअप किया कि उसको बैंकिंग साइड में जाना, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करी। 2018 तक जनवरी के आसपास में मेरा तैयारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, तो 2018 में मेरा आरआरबी का रिजल्ट हुआ था, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। 2019 में भी 2-4 मार्क्स के लिए रह जा रहा था बार बार। तो 2020 का जो भी एग्ज़ाम है उसमें मतलब आपने 2016 से अभी तक आपने प्रिपरेशन किया है। यस। इस दौरान मतलब कोई आप कोई किसी तरह के जॉब या कुछ किए? नहीं सर, यहाँ पे प्रॉपर मैं लुधियाना आया था जॉब करने के लिए ही, मतलब अकाउंटिंग का वर्क सीखने के लिए सोचा था। प्रिपरेशन करने के हाँ, लिए? प्रिपरेशन साथ साथ में कंटिन्यू रहता, पर लॉकडाउन लग गया जिस कारण से आपने कुछ भी नहीं हुआ। बाकी फिर उसको ऑनलाइन क्लासेस। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर सर गारमेंट सेक्टर में सुपरवाइजर है। ओके, ठीक है। तो अभिषेक कुमार जी, पहले आप बताइए मतलब बैंक क्या है? बैंक का डेफिनेशन अगर हम पूछे तो क्या बोलेंगे आप? बैंक इज ए financial supermarket because it provide lots of financial instrument to us, like debit card, credit card, merchant banking types of things. Okay, तो बैंक provide lots of financial facilities to us. That's why you call that bank is a financial supermarket. Okay. तो जैसे हमारे देश में जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको जो कंट्रोल करता है आरबीआई, वो कौन से एक्ट के थ्रू कंट्रोल करता है? RBI 1949 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ओके, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक? शेड्यूल बैंक उसे कहते हैं जो आरबीआई 1934 के अनुसूची 2 में सम्मिलित होती है, और जो नहीं सम्मिलित होती है उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। ओके, तो ऐसा कोई एग्जांपल दे सकता है नॉन शेड्यूल बैंक का? लोकल एरिया बैंक। ओके, अच्छा, तो व्हाट इज एनपीए? वैसा है लोन या एसेट जो 90 डेज तक विदाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल का पेमेंट किए बगैर बकाया है, ड्यूज है, तो वैसे लोन को हम एनपीए कहेंगे। ओके, और एनपीए के रिकवर करने के लिए अगर कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर सकते हैं? सार्फ एसआई एक्ट 2002 का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीआरटी का कर सकते हैं, और यदि कॉर्पोरेट रहा तो एनसीईआरटी का कर सकते हैं, एनसीईआरटी का कर सकते हैं। सरप्राइजी का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, नहीं याद नहीं है? ओके, अच्छा, अगर पूछा जाए जैसे हमारे देश में हर समय जैसे एफडीआई अगर होता है तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है इसके खिलाफ बोलते हैं कि एफडीआई नहीं होना चाहिए, कोई बोलता है एफडीआई होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर एनी कंट्री, तो आप क्या बोलेंगे? नेसेसरी है, पर आप उसको इतना ज़्यादा लेवल तक मत लिए कि आपके जो लोकल है यहाँ के उनको प्रॉब्लम स्टार्ट होना पड़ सके, वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा। अच्छा, मतलब एफडीआई का और क्या क्या मतलब पॉजिटिविटी है एक देश में? और आपको न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैपिटल बेस बढ़ेगा, आपकी जीडीपी इंप्रूव होगी। ओके, अच्छा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? मर्चेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कोई कंपनी किसी बैंक को हायर करती है फॉर इन्वेस्टमेंट अदर कंट्रीज, बहुत सारे टाइप की कहीं पर भी कर सकती है। और मर्चेंट बैंकिंग में अच्छा, मतलब इस चीज से अब बाकी वो मर्चेंट बैंकिंग बट अभी नहीं बोल पा रहे हो। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोई कंपनी एक बैंक को हायर करती है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए।
किसी अदर कंट्री में, किसी अदर थिंग्स में, जैसे कि किसी भी फॉरेन कंट्री का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पे अपना पैसा लगाना है, तो उसके लिए बैंक हायर करती है नेक्स्ट टाइम। ओके, मतलब क्यों हायर करते हैं? ये हायर कर अगर करेंगे तो उसको कुछ कमीशन भी देना पड़ेगा, यस, कमीशन तो देना ही पड़ेगा। तो उसका क्यों हायर करेगा? ताकि वो आपको एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा बेटर कोई सिचुएशन हो तो उसके बारे में बताया आपको। प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, इसके बारे में आपने सुना है? सुना था इससे? कुछ इसके बारे में आप इस पर बता सकते हैं कि क्या है, इससे कुछ बेनिफिट्स होगा या फिर क्या? प्राइवेटाइजेशन मेनली रेलवे में जो किया जा रहा है, कोर सेक्टर को नहीं करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कर रहे हैं। तो जो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते सुधारे, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, जैसे कि हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेशन है, वो बढ़िया हो जाएंगे, और प्राइवेट रेल ट्रेनें चलेंगी, तो जो भी हो सकता है फेयर कम हो जाए या फिर ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे और एक टर्म सुनने को आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक। यस, तो आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक से कितना कोरिलेट करते हो कि इसके कुछ बेनिफिट हो सकता है, या फिर आप इसके बारे में कुछ आइडिया या सुझाव कुछ क्या है आपके दिमाग में? प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, जैसे कि जस्ट हमारे जो 14th आरबीआई गवर्नर है, तो उन्होंने बोला है कि इसका कोई प्राइवेटाइजेशन कोई सोल्यूशन नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने के बाद आपके बैंक में एनपीए नहीं होगा? आप उससे ज़्यादा बेटर है आप मर्ज कर लो, या फिर उनमें कैपिटल इन्फ्यूजन करो, उनका मैनेजमेंट सुधारने की कोशिश करो। तो मेरे हिसाब से ये कोई उतना रेलेवेंट नहीं है प्राइवेटाइजेशन करना, उससे बढ़िया आपको बेटर है कि मर्ज कर लीजिए। अच्छा, जैसे आपने बोला कि एनपीए जनरेट होता है, ठीक है, तो जैसे हम सबको पता है, कभी भी अगर हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक में जो है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके बाद जो है बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है। तो जब बैंक के पास सिक्योरिटी पड़ा होता है, तो कैसे मतलब बैंक का जो है एनपीए जनरेट होता है? अगर जिसने लोन लिया था उसने लोन वापस नहीं किया, तो बैंक उसका जो सिक्योरिटी है उसको सेल कर सकता है। तो बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है क्यों जनरेट होता है, कैसे होता है? सर, सिक्योरिटी हो या ना हो, आपने यदि इंटरेस्ट नहीं पेमेंट किया, प्रिंसिपल नहीं पेमेंट कर रहे हैं, तो 90 डेज के बाद वो एनपीए होगा ही होगा। यदि आप सिक्योर्ड है तो आप उसको बेस करके अपना रिकवरी कर सकते हैं। मेनली एनपीए ज्यादातर जो हो रहा है वो अनसिक्योर्ड लोन में हो रहा है। ओके, एनपीए अनसिक्योर्ड लोन में होता है, ठीक है। तो मतलब विदाउट सिक्योरिटी जो लोन आप बोल रहे हो प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो है ज्यादातर एनपीए जो जनरेट होता है। तो अनसिक्योर्ड लोन बेसिकली किनको प्रोवाइड किया जाता है, या फिर कैसे प्रोवाइड किया जाता है? जैसे सर एजुकेशन लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, और सर पर्सनल लोन मतलब किसी भी मतलब इंडिविजुअल को ऐसे बिना सिक्योरिटी मिल जाता है? उनके सिविल रेटिंग के हिसाब से, या फिर उनके मतलब बैंक के साथ यदि उनका अच्छा रिलेशन है तो उसके हिसाब से दे दिया जाता है उनको। अच्छा, जैसे कि कभी कभी जैसे हमारे देश के जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कभी कभी क्या करता है, किसी भी बड़े कॉर्पोरेट जो है उनका लोन माफ कर देता है। तो क्या ये सही है हमारे इकोनॉमी के लिए या फिर गलत है? गवर्नमेंट यदि किसी कंपनी का लोन माफ करेगी तो उसको तो बैंक को तो चुकाना ही पड़ेगा। यदि उन्होंने माफ करा है तो गवर्नमेंट बैंक को पैसा देगी, तो बैंक के लिए कोई नुकसान का तो काम है ही। तो फिनेंशियली तो आपको बैंक को सपोर्ट मिल ही गया। लोन लिया था, बैंक का एनपीए क्रिएट हुआ था, ठीक है, और गवर्नमेंट ने वो माफ कर दिया, तो उसका इफेक्ट हमारे इकोनॉमी में कैसे पड़ेगा? मतलब गुड इफेक्ट है या फिर बैड इफेक्ट, या फिर क्या सोचते हुए जो है सरकार ने वो लोन माफ कर दिया पूरी तरीके से? मेरे हिसाब से इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। आप यदि ऐसे कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम बाकी और कॉर्पोरेट भी ऐसा करेंगे, बार बार एनपीए करते जाएंगे, जिसका इफेक्ट होगा कि हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसमें कोई गुड इफेक्ट है आपके हिसाब से? अच्छा, जैसे हमारे देश में हर गांव में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनका ब्रांचेस है। फिर गांव में अलग से जो है ग्रामीण बैंक को क्यों एस्टेब्लिश किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है? सर, जैसे कि मेनली होता है रीजनल रूरल बैंक जो होता है, वो आपका
फिनेंशियल इंक्लूजन के तहत बनाया गया है, ताकि आप मतलब किसानों को मेनली जो ऐसे उसको ज़्यादा बढ़िया से किया जाए। यदि आप नॉर्मल बैंक जो होता है वो 40% अपने पीएसएल का 40% वो देती है, जिसमें से 80% एग्रीकल्चर पर आरआरबी 75% पीएसएल देती है, जो कि मेरी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड है। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन का तो मतलब होता है बैंकिंग फैसिलिटीज को जो है डोर टू उपलब्ध डोर कराना कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो काम तो आपका नेशनलाइज्ड बैंक भी करता है, ग्रामीण बैंक भी करता है, नेशनलाइज्ड बैंक भी करता है। और सस्ते में जो है लोन प्रोवाइड करना किसानों को, वो आपका पंजाब नेशनल बैंक भी करता है और ग्रामीण बैंक भी करता है। मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब अलग से हर गांव के किसी ना किसी कोने में नेशनलाइज्ड बैंक है, लेकिन ऐसा मतलब कौन सा रीजन है जिसके कारण हर गांव में एक एक ग्रामीण बैंक भी जो है एस्टेब्लिश किया गया? क्योंकि बेसिकली जो एक्टिविटीज होता है, ग्रामीण बैंक भी सस्ते में लोन देता है, आप नेशनलाइज्ड बैंक में चले जाओ वहाँ पे भी एग्रीकल्चर लोन मिलता है। तो डिफरेंस क्या है बेसिकली? स्पेशलाइज्ड इस बैंक को क्यों मतलब एस्टेब्लिश किया गया है? सर ऐसे ओके, करंट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? मेरी तो जो केवाईसी लोन में होता है वो चाहिए। जैसे केवाईसी में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और आपका 18 एज से ज़्यादा एज होना चाहिए। करंट अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है? मिनिमम 18 एज होना चाहिए, और आप फिनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं आपको। ओके, मेरे और अगर सपोज किसी का बिजनेस है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए? सो सर आईबीपीएस क्या है? आईपीएस एक संस्था है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, मतलब कि ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बैंक सेक्टर में। ओके फाइन। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। जैसे बैंक में अगर आपको जॉब मिलेगा तो बैंक में आपका ऑटोमेटिकली जिस बैंक में जॉब मिलेगा उसमें एक सैलरी अकाउंट ओपन होगा, ठीक है? तो उसी बैंक में सपोज मान लीजिए आपका पहले से ही एक सेविंग्स अकाउंट है, तो सेविंग्स अकाउंट और सैलरी अकाउंट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? तो ऐसे नहीं होता है। सुने हैं आपने सैलरी अकाउंट और सैलरी सेविंग्स अकाउंट भी पता है, सेविंग अकाउंट भी पता है, पर बस। बेसिक डिफरेंस दोनों क्या होता है? सैलरी अकाउंट होगा तो जिसमें सैलरी आती रहेगी, सेविंग अकाउंट मेरा होगा जिसमें मैं अपना पैसा सेव करूंगा। ये तो बेसिक है। इसके आगे क्या होता है? जो आपका सैलरी आ रहा है वो भी आप सेविंग्स में सेव कर सकते हो सैलरी अकाउंट से निकाल के, हाँ। है ना? तो बेसिकली मतलब जो कॉन्सेप्चुअल अब ये नहीं पता तो सैलरी अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता। ओके, ओके, ठीक है। बीआरएस क्या है? बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यदि आपका कैश बुक और पासबुक मिसमैच करता है तो उसके लिए आप बीआरएस बनाते हो। कैश बुक? कैश बुक सर पीटी कैश बुक? पीटी कैश बुक सो जब नहीं आ रहा पड़ा हुआ ही है। पीटी कैश एक्सपेंसेस? आप पीटी कैश एक्सपेंसेस में किन खर्चों को रखेंगे? अगर आप एज ए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर हो तो कोई 2-3 का नाम होता है? सर 100% नहीं याद है, पर पड़ा हुआ है, बट उसमें टेलीफोन और ऐसे कुछ आता है छोटे छोटे से। ओके फाइन, थैंक यू।